दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 7। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा गया है कि जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता जीव जंतुओं तथा पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन है आपके इपियोडम, अर्नेस्ट हैकेल, ग्रीनेल्स या डब्ल्यू.जी. रोंजेन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, डब्ल्यू.जी. रोजेन। दोस्तों डब्ल्यू.जी. रोजेन ने 1985 में सबसे पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, देखिए संकल्पनात्मक रूप से जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो सही उत्तर है ई.ओ. विल्सन। दोस्तों ई.ओ. विल्सन का पूरा नाम एडवर्ड ऑसबॉर्न विल्सन है, जो कि अमेरिकन जैव वैज्ञानिक रहे। इन्होंने एक अवधारणा या संकल्पना के रूप में सबसे पहले जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, देखिए जैव विविधता के कितने स्तर हैं। तो सही उत्तर है जैव विविधता के 3 स्तर हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के 3 स्तर हैं, निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन है आपके आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता या सामुदायिक विविधता। तो सही उत्तर है दोस्तों सामुदायिक विविधता जो है जैव विविधता के 3 स्तरों में शामिल नहीं है। जैव विविधता के जो 3 स्तर हैं उसमें आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम जैव विविधता के मानचित्रीकरण के लिए वर्ल्ड मैप, देखिए WORLD वर्ल्ड मैप नामक सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है, जो कि जैव विविधता का जो है मानचित्रीकरण या मैपिंग करता है। तो सही उत्तर है पॉल विलियम्स, क्रिज हम्फ्रीज और डिक्वेन राइट। इन्होंने सबसे पहले जैव विविधता के मानचित्रीकरण के लिए वर्ल्ड मैप नामक सॉफ्टवेयर का विकास किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम ब्रिटेन के पॉल विलियम्स, क्रिस हम्फ्रीज और डिक्वेन राइट ने जैव विविधता के मानचित्रीकरण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया है। तो सही उत्तर है वर्ल्ड मैप। दोस्तों वर्ल्ड मैप जो है एक सॉफ्टवेयर है जो ब्रिटेन के 3 वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम है वर्ल्ड मैप। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रजाति समृद्धता के आधार पर जैव विविधता मापन की कितनी विधियां हैं आपको बताना है। 2, 3, 5 या 7। तो सही उत्तर है प्रजाति समृद्धता के आधार पर जैव विविधता मापन की 3 विधियां हैं। अगला प्रश्न है, प्रजाति समृद्धता के आधार पर जैव विविधता मापन की 3 विधियां हैं, निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं है। देखिए अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता और एक्स विविधता। तो देखिए एक्स विविधता जो है वो प्रजाति समृद्धता के आधार पर जो जैव विविधता मापन की 3 विधियां हैं उसमें एक्स विविधता शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्फा विविधता के द्वारा क्या मापा जाता है। तो सही उत्तर है अल्फा विविधता या अल्फा बायोडाइवर्सिटी किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को मापता है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, बीटा विविधता से किसका मापन किया जाता है। तो दोस्तों बीटा विविधता जो है ये किसी क्षेत्र में या किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को मापता है। इसके अलावा एक प्रश्न है कि गामा विविधता के अंतर्गत किसका मापन किया जाता है। तो उत्तर है किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को गामा विविधता कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि निम्नतर अक्षांशों में उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता अधिक है।
तो देखिए निम्नतर अक्षांशों में उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता अधिक है, ये कथन आपका सही है। दूसरा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों यानी घाटियों में जैव विविधता अधिक होती है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं दोस्तों। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों यानी जैसे 0 डिग्री या 90 डिग्री जो अक्षांश है, वहाँ 90 डिग्री अक्षांश की तुलना में 0 डिग्री या विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक है। और ऑप्शन सी आपका 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जैव विविधता या जो है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या विषुवत रेखीय वनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 15 है न्यूनतम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है पर्वतीय घाटियों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बर्फ आच्छादित क्षेत्रों में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बर्फ आच्छादित क्षेत्र में न्यूनतम जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है ब्राजील के पश्चात किस देश के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन है आपके भारत, जर्मनी, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों ब्राजील के बाद भारत के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है देखिए भारत के कौन से क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से समृद्धशाली हैं? तो अगर जो भारत में मोटे तौर पर देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी या दोस्तों जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय ये क्षेत्र अधिक समृद्धशाली हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? अक्टूबर 2003 में। और इसी से संबंधित अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों अक्टूबर 2003 में जैव विविधता प्राधिकरण या जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना चेन्नई में की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में जैव विविधता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि का सदस्य कब बना था? तो ये है वर्ष 1994 में भारत जैव विविधता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि का सदस्य बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों जैव विविधता का महत्व है कहाँ पर? प्रकाश संश्लेषण में, ड्रग्स और दवाइयों में, खाद्य पदार्थों में या उपर्युक्त सभी में? तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी में दोस्तों जैव विविधता का उपयोग है या महत्व है। अगले प्रश्न पर आते हैं जैव विविधता महत्वपूर्ण है किसके लिए? देखिए पारिस्थितिकी संतुलन के लिए, अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए, सस्य परागण के लिए या उपर्युक्त सभी के लिए? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के लिए दोस्तों जैव विविधता महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है जैव विविधता ह्रास के कारण क्या है, यानी जैव विविधता में किस कारण से कमी आ रही है? पहला है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, सही है। जीनांतरित बीजों का विस्तार, ये भी सही है। जलवायु परिवर्तन और उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी दोस्तों ये जैव विविधता ह्रास या जैव विविधता में कमी के कारण हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता ह्रास के लिए उत्तरदायी नहीं है? अनियंत्रित पशु चराई, प्रदूषण, आक्रमणकारी विदेशी प्रजातियां या वनारोपण? तो सही उत्तर है वनारोपण। दोस्तों वनारोपण जैव विविधता ह्रास के लिए उत्तरदायी नहीं बल्कि जैव विविधता में बढ़ोतरी के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है देखिए सर्वप्रथम हॉट स्पॉट या संवेदनशील स्थल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के क्षेत्र में किया जाता है और सबसे पहले नॉर्मन मायर्स, याद रखिएगा नॉर्मन मायर्स ने दोस्तों सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट या तप्त स्थल का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है देखिए विश्व में अब तक कितने संवेदनशील स्थल या हॉट स्पॉट चिन्हित किए जा चुके हैं? तो 31, 32, 34 या 39? तो इसमें ऑप्शन सही ऑप्शन नहीं है। सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों देखिए दुनिया में अब तक 36 हॉट स्पॉट चिन्हित किए जा चुके हैं जिसमें सुंडालैंड, इंडो बर्मा, अटलांटिक फॉरेस्ट, पूर्वी मेलानेशिया द्वीप समूह, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम चीन के पर्वत, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी घाट, ये सभी विश्व के दोस्तों संवेदनशील स्थल या बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से हॉट स्पॉट चिन्हित किए जा चुके हैं। तो टोटल संख्या है 36 हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड।
अगला प्रश्न है भारत के 2 स्थल जो विश्व संवेदनशील स्थल की सूची में शामिल हैं, तो ये हैं, देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्वी घाट और पश्चिमी हिमालय। दोस्तों, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट ये भारत के 2 स्थल हैं जो वैश्विक संवेदनशील स्थल या हॉट स्पॉट की सूची में शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट के अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत के हॉट स्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है, देखिए, केरल की शांत घाटी या साइलेंट वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अत्यधिक जैव विविधता के लिए। दोस्तों, केरल की शांत घाटी अत्यधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का पश्चिमी घाट विश्व के संवेदनशील स्थलों की सूची में शामिल है। पश्चिमी घाट के अंतर्गत भारत के कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं? तो दोस्तों, भारत का जो पश्चिमी घाट विश्व के संवेदनशील स्थल यानी हॉट स्पॉट की सूची में शामिल है। इसमें गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल शामिल है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल नहीं है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश दोस्तों पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी हिमालय क्षेत्र विश्व के संवेदनशील स्थलों की सूची में शामिल है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत क्या शामिल है? तो सही उत्तर है उत्तर पूर्वी भारत, भूटान और म्यांमार। दोस्तों, उत्तर पूर्वी भारत, भूटान और म्यांमार भारत के पूर्वी हिमालय के अंतर्गत जो हॉट स्पॉट क्षेत्र है उसमें शामिल है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल विश्व के संवेदनशील स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? देखिए, अटलांटिक वन, ट्रॉपिकल एंडीज, कैरोबियन द्वीप या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज? तो सही उत्तर है दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये विश्व के हॉट स्पॉट की सूची में शामिल नहीं है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल विश्व के संवेदनशील स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन है, देखिए, मेसो अमेरिका, चिली के वर्षा वन, कैरेंडो या दक्षिण कोरिया के वर्षा वन? तो दोस्तों, दक्षिण कोरिया के वर्षा वन वैश्विक हॉट स्पॉट की सूची में शामिल नहीं है। अन्य जो ऑप्शन है, मेसो अमेरिका, चिली के वर्षा वन और कैरेंडो, ये हॉट स्पॉट में शामिल हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए, मैं इसको स्टार कर रहा हूं। देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम होप स्पॉट, हॉट स्पॉट नहीं, होप स्पॉट, देखिए, होप स्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया है सबसे पहले? तो सही उत्तर है दोस्तों सिल्विया अर्ल। सिल्विया अर्ल ने दोस्तों सबसे पहले जो है मरीन प्रोटेक्टेड एरिया या समुद्री जो सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र हैं उनके संबंध में सिल्विया अर्ल ने होप स्पॉट शब्द का प्रयोग किया है। और सिल्विया अर्ल का एक एनजीओ है मिशन ब्लू, और इसी के अंतर्गत होप स्पॉट शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, होप स्पॉट शब्द का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों, समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को होप स्पॉट के अंतर्गत रखा गया है, और ये दोस्तों मरीन प्रोटेक्टेड एरिया जो है उनको होप स्पॉट से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, देखिए, सर्वप्रथम अमेरिकी समुद्र विज्ञानी सिल्विया अर्ल ने 2009 में मिशन ब्लू के तहत समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों का एक वैश्विक नेटवर्क तैयार किया। और दूसरा है, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप होप स्पॉट के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, कथन 1 और 2 दोनों ही सही है, क्योंकि सबसे पहले अमेरिकी समुद्र विज्ञानी सिल्विया अर्ल ने 2009 में मिशन ब्लू के तहत समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों का वैश्विक नेटवर्क तैयार किया था, और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप होप स्पॉट के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, रेड डेटा बुक का प्रकाशन किस संगठन के द्वारा किया जाता है? तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN के द्वारा दोस्तों रेड डेटा बुक का प्रकाशन किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक प्रकाशन करता है किसका? तो सही उत्तर है संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची का प्रकाशन रेड डेटा बुक करता है। इसमें जीव जंतुओं और वनस्पतियों की सूची होती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेड डेटा बुक में गहन संकटग्रस्त जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है, सही है। और जैसे ही कोई जीव अपनी संख्या में पर्याप्त वृद्धि कर लेता है, उसे हरे पृष्ठों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो ये भी सही है। तो सही उत्तर है दोस्तों कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रेड डेटा बुक में जो गहन संकटग्रस्त जीव हैं उनको गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पूर्णतया विलुप्त हो चुका है? इसमें ऑप्शन है मॉरिशस का डोडो पक्षी, भारत का हमिंग बर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या पिनखुड बत्तख। तो सही उत्तर है मॉरिशस का डोडो पक्षी दोस्तों, ये पूर्णतया विलुप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी प्रजातियां संकटापन्न हैं? तो सही उत्तर है, देखिए, हरा समुद्री कुर्म, चर्मपीठ कुर्म, हाकबिल और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दोस्तों ये उपर्युक्त सभी प्रजातियां, चाहे हरा समुद्री कुर्म हो, चर्मपीठ कुर्म और हाकबिल, ये सभी संकटापन्न प्रजातियां हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी प्रजातियां संकटापन्न हैं? देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, रेड पीजेंट और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी प्रजातियां ये संकटापन्न सूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में विलुप्त श्रेणी में है? चीता, पिंक हेडेड बत्तख, पहाड़ी बटेर या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी दोस्तों भारत में विलुप्त श्रेणी में है। इसमें चीता और पिंक हेडेड बत्तख और पहाड़ी बटेर शामिल है। अगला प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत की 3 प्रजातियां विलुप्त श्रेणी में हैं, इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है? देखिए, चीता, पिंक हेडेड बत्तख, पहाड़ी बटेर और पाइथन। तो देखिए दोस्तों, पाइथन इसमें शामिल नहीं है, जबकि चीता, पिंक हेडेड बत्तख और पहाड़ी बटेर ये विलुप्त श्रेणी में शामिल की गई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव विविधता के संरक्षण की कितनी विधियां हैं? 2, 3, 4 या 5। तो सही उत्तर है 2 विधियां हैं। और आप जानते हैं स्वस्थानिक संरक्षण और परस्थानिक, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू। तो देखिए, अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है दोस्तों, जैव विविधता संरक्षण की 2 विधियां कौन सी हैं? तो देखिए, स्वस्थानिक संरक्षण और परस्थानिक संरक्षण। सही उत्तर है ए और बी दोनों ही जैव विविधता संरक्षण की विधियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि स्वस्थानिक संरक्षण विधि में जीवों और पादपों को उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है, सही है। और दूसरा है कि इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और जैवमंडलीय क्षेत्रों की स्थापना कर प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों ए और 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि परस्थानिक संरक्षण विधि में जीवों और पादपों को उनके प्राकृतिक वास से भिन्न अन्यत्र संरक्षण प्रदान किया जाता है, सही है। और इस विधि के अंतर्गत संकटग्रस्त प्रजातियों को बीज बैंकों, वानस्पतिक उद्यानों, चिड़ियाघरों और जंतु उद्यानों आदि में संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 49, भारत में जीन बैंक की स्थापना कब की गई है? ऑप्शन है 1995, 1996, 1997 या 98। तो सही उत्तर है वर्ष 1996 में भारत में जीन बैंक की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, भारत में जीन बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? आपको बताना है। तो दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, दोस्तों इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ICAR। दोस्तों यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर भारत में जीन बैंक की स्थापना की गई है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने देखा पर्यावरण और पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में हमने जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ एआरओ परीक्षा, यूपी टेट, सी टेट तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा अन्य राज्यों द्वारा जो आयोजित की जाती है उसके पर्यावरण अध्ययन आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।